फ्यूचर स्टडी 85 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के 2016 और 2017 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए, स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है अनौपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, ये सभी इसके सही आंसर हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें औपचारिक शिक्षा की, तो इसमें स्थान निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, समय निश्चित होता है। ठीक है, जो शिक्षा हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं वो शिक्षा क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, देवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिजुबाई वधेका। दोस्तों आपको इनकी एक और रचना याद रखनी है जो पूछी जाती है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ठीक है, इनकी 2 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, आपको दोनों याद रखनी है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर फारसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी। संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। कब मिला है, तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। यह सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, यह कथन इनका है और इनके अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल है। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 में देख सकते हैं, पूछा गया है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बाहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में देख सकते हैं, पूछा गया है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन, ये तीनों ही होती हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, विषय, अध्यापक, श्यामपट्ट, पुस्तकें, बालक और अध्यापक, या फिर बालक, बालिकाएं और अध्यापक। ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं चित्रकला, विज्ञान, लेखन की कला, या फिर ऑप्शन डी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, ये कथन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रॉवेल का। दोस्तों आपको याद रखना है, इन्होंने किंडरगार्टन विधि भी दी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1939 में। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, ऑप्शन ए अभिभावकों का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शिक्षकों का, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्र का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों का है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती हैं, ये सभी हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु,
छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या फिर ऑप्शन डी शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पाठ्य योजना का जो निर्माण होता है वो शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु होता है। दोस्तों आपने देखा होगा, आपने यदि टीचिंग की होगी तो आपको पता होगा, आपने पाठ्य योजना बनाई होगी कि किस विषय में किस टॉपिक को आपको कितने समय तक पढ़ाना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। परिवार के द्वारा बालकों को जीवन व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा प्राप्त होती है, जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 देख सकते हैं, पूछा गया है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, या फिर ऑप्शन डी व्यवहारवाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वैदिक कालीन शिक्षा आदर्शवाद पर आधारित थी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, आदर्शवाद के जनक प्लेटो थे, ठीक है। बात करें दोस्तों 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न की, तो पहला प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, या फिर ऑप्शन डी बालक में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देश्य में, ठीक है। अगर दोस्तों प्रयोजनवाद का पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता बालक में। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन बी बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, या फिर ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए, ठीक है। और दोस्तों आपको याद रखना है, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए यशपाल समिति का गठन हुआ। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, या फिर ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च शिक्षा से, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आपको ये प्रश्न रट चुका होगा, बुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1854 को। दोस्तों आपको पूरी डेट याद रखना है, 19 जुलाई 1854 को। और दोस्तों मैकाले का जो घोषणा पत्र है वो 2 फरवरी 1835 को आया, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों आपको याद रखना है, ब्रेल लिपि द्वारा दृष्टिबाधितों को, यानी कि जो नेत्रहीन होते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, और इस लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी, ठीक है, ये फ्रांस के थे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधितों के लिए, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1997 से 1998 में, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था हार्टांग समिति ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 2 शब्द यूज किए गए हैं, अपव्यय, अवरोधन। बात करें दोस्तों अपव्यय की, तो प्रारंभिक शिक्षा के पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की पढ़ाई छूट जाए तो इसे अपव्यय कहते हैं। और बात करें अवरोधन की, तो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई बच्चा जब एक ही कक्षा में रहता है तो इसे अवरोधन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपसे NCERT का मुख्यालय पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। आपको याद रखना है NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। तो बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972 में, 1945 में, 1985 में, या फिर 1980 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न
प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1958 में। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया है वह है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 45 में। दोस्तों आपको याद रखना है राज्य नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 तथा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेदों से। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रॉवेल। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 यानी कि आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देख सकते हैं पूछा गया है पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री अरविंद घोष ने। दोस्तों आपको याद रखना है इन्होंने वर्ष 1928 ईस्वी में पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की।